हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया 11 का वो है साउंड। साउंड में बहुत सारे टॉपिक हमने अभी तक स्टडी कर लिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सेकेंड इको एंड थर्ड रिवर्बरेशन। ये तीन टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। तो पहले आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, पहले हम रीड कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। जनरली आपको ये डेफिनेशन ही पूछा जाएगा, इसका डिटेल आपको 12th में आएगा। तो याद रखना है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अराइव एट अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम साइमल्टेनियसली, each wave produces its own displacement at that point independent of other। when टू और मोर वेव, दो या दो से ज्यादा वेव एक सिंगल पॉइंट पे मीडियम के आ रहे हैं, तो हर एक वेव उस पॉइंट को अपने हिसाब से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन दो वेव एक साथ एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट is equal to the vector sum of displacement due to the all the waves। ओके, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम मींस हमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है। तो सपोज हम मानते हैं कि पहले स्टडी कर लेते हैं कि एक मीडियम का एक पॉइंट है, ये मीडियम का एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक वेव पहले आ रहा है। ठीक है, पहले एक वेव आ रहा है यहाँ। अब एक वेव उसको कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 सेंटीमीटर। सपोज कितना डिस्प्लेस किया, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पार्टिकल ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमें पता है। अगर इसी पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेव आ गए, तो क्या होगा। ठीक है, अब एक साथ बहुत सारे वेव्स आ रहे, तो पहला एक वेव आ गया ये, देन दूसरा वेव आ गया उसकी तरफ सेम टाइम पे। ओके, सेम टाइम पे। तो अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेव, पहला वेव इसको ऊपर खींचेगा एंड दूसरा वेव उसको नीचे खींचेगा। इसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा। इसको नीचे खींचेगा। तो अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर सम। इसका कितना होगा, वेक्टर सम मीन्स अगर ये 3 है और ये 2 है तो वेक्टर सम, देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका यहाँ जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो होगा 1 सेंटीमीटर का। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। ये होगा 1 सेंटीमीटर वाला वेव। ठीक है, सपोज इस तरह से कंडीशन आ गया कि ये पार्टिकल है और दोनों वेव इस तरह से आ रहे हैं सेम। एक है 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, एक है 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो होगा 7 सेंटीमीटर वाला। वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर वाला। अगर दूसरा कंडीशन आ गया कि एक वेव इस तरह से चल रहा है और दूसरा वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, एक का डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का भी है 4 सेंटीमीटर, तो ये पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। 4 माइनस 4 अपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर एडिशन है, अपोजिट में वेक्टर में माइनस होता है और सेम डायरेक्शन में एडिशन होता है। तो अगर यह माइनस हो गया तो ये पार्टिकल कहीं भी नहीं हिलेगा, तो वेव क्रिएट ही नहीं होगा। वेव पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो समझ में आ गया, व्हेन टू और मोर वेव्स कम साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल पॉइंट, मीडियम के सिंगल पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेव आते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज अ वेक्टर सम ऑफ अ टू डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय द ईच वेव। ओके, तो एक एक वेव जो डिस्प्लेसमेंट करता है उसका हमें वेक्टर सम लेना होगा। वेक्टर सम मीन्स डायरेक्शन को कंसिडर करके। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपको 11th में नहीं है, ये डेफिनेशन ही सिर्फ आपको पूछा जाएगा। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इको। ठीक है, इको किसे कहते हैं, एंड इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम रिजिड सरफेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड।
ओके, जब आप हिली रीजन में जाते हैं तो वहां बहुत जगह पे इको पॉइंट होता है, आप वहां अगर आप चिल्लाओगे तो इको सुनाई देता है। बहुत बार कुछ कंडीशन में आपको इको सुनाई भी नहीं देता। ओके, तो इको क्यों सुनाई देता है, या इको का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। ये क्या है, ओरिजिनल साउंड वापस रिपीट होना, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस सेम साउंड सुनाई देना, उसी को हम क्या कहते हैं, इको। उसी को क्या कहते हैं, इको। तो इको का कंडीशन समझते हैं। इको के लिए अगर हम, हमारे पास एक माउंटेन है और इको पॉइंट से कोई बंदा चिल्ला रहा है, तो क्या होगा, इको पॉइंट से जब ये चिल्लाएगा तो साउंड इस माउंटेन पे स्ट्राइक होके वापस रिटर्न आएगा। तो इको में क्या होता है, साउंड ट्रैवल करता है, रिजिड सरफेस पे स्ट्राइक करता है एंड देन रिटर्न आता है, देन हमें सुनाई देता है। तो इसमें जो साउंड वेव है वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जाने के लिए एंड रिटर्न आने के लिए, जाने, ये हमेशा याद रखना है। तो इको का कंडीशन जब हम स्टडी करते हैं तो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कि ये साउंड डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ गया इको किस तरह से सुनाई देता है। अब इको क्यों सुनाई देता है, या हर कंडीशन में हर जगह पे इको क्यों नहीं सुनाई देता, क्योंकि इको के लिए कुछ कंडीशन है, इको जनरेट होने के लिए कुछ कंडीशन हो, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए सराउंडिंग का, वो कुछ कंडीशन है। तो एक कंडीशन हम स्टडी करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि सपोज अभी जो टेम्परेचर है दैट इज 22 डिग्री। ओके, इफ टेम्परेचर इज, if temperature of surrounding is 22 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो उस समय पे साउंड कितने वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, 344 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रैवल करता है। ठीक है, अब इको सुनने के लिए, इको सुनने के लिए हमें जो टाइम लगता है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो याद रखो हमारे ब्रेन में जब कोई भी साउंड आता है तो वो 0.1 सेकेंड के लिए स्टोर होता है। कितने सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए वो मेमोरी में रह जाता है। अगर उसी के अंदर वही साउंड आ गया तो हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो साउंड कितने टाइम के बाद आना चाहिए, 0.1 सेकेंड के बाद। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, साउंड को रिटेन करके रखता है। जैसे साउंड वो सुनता है 0.1 सेकेंड तक वो रिटेन करके रखता है। अगर सेम साउंड उसी दौरान सुनाई दिया तो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, तो टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड, कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड तक। उसके बाद हमें वापस वही साउंड आइडेंटिफाई होता है। लेकिन इसके अंदर 0.1 सेकेंड के अंदर अगर साउंड वापस आ जाए तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देयरफॉर अब हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इको के लिए 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, साउंड ट्रैवल कर रहा है 344 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना डिस्टेंस हमें चाहिए तो हमें इको सुनाई देगा। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना है, 344 इंटू 0.1, देयरफॉर रजिस्टेड 34.4 मीटर। इतना डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल करना चाहिए। मींस यहां से अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो जाके आने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा यार, 34.4 मीटर, 34.4 मीटर। तो रिजिड सरफेस या माउंटेन उसके कितने दूर होना चाहिए, इसका आधा, दैट इज 17.2 मीटर पे अगर रिजिड सरफेस रहेगा तो हमें इको सुनाई देगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने क्या कहा था, इको में डिस्टेंस डबल होता है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस, सोर्स एंड रिजिड सरफेस इज 17.2 मीटर। तो 22 डिग्री पे
344 मीटर पर सेकेंड से अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17.2 मीटर इतना दूर है और हम चिल्लाएंगे तो हमें इको सुनाई देगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वापस कंडीशन चेंज, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए हर बार दोपहर सुबह कभी भी जाके आप चिल्लाओगे तो इको आपको सुनाई नहीं देता, उसके लिए एक प्रॉपर कंडीशन होने की जरूरत होती है। ये समझ में आ गया इको किसे कहते हैं? इको इज नथिंग बट अ रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड है, ओरिजिनल साउंड रिपीट होता है जब वो रिजिड सरफेस पे स्ट्राइक होके रिटर्न आता है, उसे हम क्या कहते हैं? इको। तो उसके लिए कंडीशन हमने स्टडी किया कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 22 डिग्री, और ये वेलोसिटी से अगर हम जाएंगे तो माउंटेन और ऑब्जेक्ट में, माउंटेन और ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2, तो हमें इको सुनाई देगा। ये समझ में आ गया। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन हम किसे कहेंगे? देखो रिवर्बरेशन, कभी कभी हम खाली रूम में जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं तो वापस हमें आवाज जोर से आता है, जिसे कहते हैं हम आवाज गूंजता है, आवाज गूंजता है, गूंज जो सुनाई देती है हमें आवाज की, उसी को कहा जाता है रिवर्बरेशन। मीन्स वही साउंड हमें बार बार या बहुत देर तक आ रहा है, बहुत देर तक आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। मीन्स इको सारे मिक्स हो जाते हैं और बहुत देर तक वो साउंड हमें आता रहता है। अब यहाँ से हमने जोर से चिल्लाया और बंद हो गए, चिल्लाना बंद कर दिया, फिर भी हमें चिल्लाने का आवाज आता रहता है, दैट इज नोन एज अ रिवर्बरेशन। उसे क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। तो देखो रिवर्बरेशन कब होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नियरर देन 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस 15 मीटर तक है या उससे नजदीक है, 15 मीटर के नजदीक है, द साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स from the walls and the roof of closed room which are nearer than 15 मीटर। अगर 15 मीटर से डिस्टेंस कम है, अगर आप ऐसे रूम में चले गए और वहां आप चिल्लाते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या होगा? साउंड रिफ्लेक्ट होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होगा। दिस कॉज द सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट जस्ट वंस बट द कंटिन्यूअस। एक बार सुनाई नहीं देगा, वो कंटिन्यूअसली आता ही रहेगा साउंड, थोड़ी देर तक, प्रोलॉन्ग, थोड़ी देर तक वो साउंड आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मीन्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज रूम है इस तरह से, और यहां से कोई बंदा चिल्ला रहा है, यहां से कोई बंदा चिल्ला रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो, तो पहला तो साउंड डायरेक्ट जाएगा एंड रिटर्न आएगा। देन सेकेंड केस में ये जाएगा, यहां स्ट्राइक होगा, यहां स्ट्राइक होगा एंड रिटर्न आएगा, ठीक है। देन थर्ड केस में ये साउंड यहां जाएगा, रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। तो देखो हर बार टाइम अलग अलग लग रहा है, इसके लिए टाइम लगेगा 1 सेकेंड, इसके लिए 2 सेकेंड, इसके लिए 3 सेकेंड, तो हमें साउंड 3 सेकेंड तक सुनाई देगा। हमें साउंड क्या होगा? 3 सेकेंड तक सुन। हमने एक बार ही चिल्लाया और शांत हो गए, फिर भी साउंड एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुआ, तीसरी बार रिफ्लेक्ट हो गया, हमें बहुत देर तक वो साउंड सुनाई दे रहा है, और इसी को कहते हैं हम रिवर्बरेशन। मीन्स जो साउंड गूंजता है। तो बहुत ज़्यादा जब आप ऑडिटोरियम या ऐसा कुछ थिएटर बनाते हो तो ये रिवर्बरेशन की वजह से बहुत सारे डायलॉग्स हमें सुनाई नहीं देता, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो उसको कम कैसे करें? तो जो भी चेयर्स होते हैं या जो भी वॉल्स होते हैं उसमें साउंड प्रूफ मटेरियल का यूज किया जाता है। तो चेयर्स को कवर लगाने के लिए, या चेयर पे जो कवर लगाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। देन जो कर्टन यूज करते हैं हॉल में वो बहुत थिक होते हैं। देन परफोरेटेड टाइल्स होते हैं, आपने देखा होगा थिएटर में टाइल्स होते हैं, कुछ जगह पे होल्स होने वाली टाइल्स होते हैं ऐसा। तो ये क्या करता है? साउंड एब्जॉर्ब करता है, उस पे वजह से रिवर्बरेशन क्रिएट नहीं। व्हाइट कलर का होता है, या फिर एस्बेस्टोस सीट का यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हम करते हैं, मीन्स बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं जिसकी वजह से साउंड एब्जॉर्ब हो जाए या इको या रिवर्बरेशन क्रिएट ना हो। तो ये समझ में आ गया। आज हमने 3 पॉइंट का स्टडी किया, दैट इज पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देन इको एंड रिवर्बरेशन, ठीक है। तो अच्छे से अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो। देन ये टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज अकोस्टिक, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं अकोस्टिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।